बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, आज हम 11 बायो में नए चैप्टर एंजाइम का आगाज करने जा रहे हैं। पहला एसएलओ जो हम कवर करेंगे, बल्कि दो एसएलओ है पहले नॉलेज में जिन्हें हमने कवर करना है। पहला एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है हम एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ना, पहले तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको आइडेंटिफाई करें और फिर उन कंपोनेंट्स का रोल भी बताएं। यानी एंजाइम के एक्टिव साइड में भी कुछ कंपोनेंट्स हिस्से हैं जो मिल के एक्टिव साइड बनाते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन क्या है। सेकंड में हमें कहा जा रहा है कि हमने डिफरेंशिएट करना है तीन तरह के कोफैक्टर्स में। वो कौन कौन से हैं? उनमें आप देखोगे ऑर्गेनिक आयंस भी हैं, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम्स हैं, जिन्हें हमने एग्जाम्पल से पढ़ना है। नॉलेज टॉपिक जो इससे एक्सट्रैक्ट किया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। हर सेल जो है इसके अंदर हम देखते हैं हजारों लाखों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इनमें से कई केमिकल रिएक्शंस आपके पास इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन की एग्जांपल ले लें। जब आप एनर्जी प्रोडक्शन की एग्जांपल देखते हो तो आपको पता लगता है सेल प्रेफर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी सोर्स के लिए, और उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देखते हो अगर सेल को जरूरत पड़ जाए कि एनर्जी डिमांड कार्बोहाइड्रेट से पूरी नहीं हो रही, तो वो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में लिपिड्स को भी साथ ही ले आता है। फिर भी नहीं होती तो सेल फिर एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटीन्स को भी लाता है। तो ये क्या हुआ कि वो जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, मेटाबॉलिज्म हो रहा था, उसमें आपने देखा कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के जो पाथवे थे वो कनेक्ट हो गए, उनके केमिकल रिएक्शंस को कनेक्ट कर दिया गया ताकि सेल को, लाइफ को सरवाइव किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ये जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल में हो रहे हैं आप इन्हें कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हो। अब इन केमिकल रिएक्शंस को अगर आप देखो ना नॉर्मली तो ये बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये जो बेतहाशा केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये स्पीडीली होने चाहिए। अगर आप इन्हें अनटच रहने दो और ये खुद ही अपनी नॉर्मल पेस पे होते रहे, नॉर्मल स्पीड पे होते रहे, तो लाइफ सस्टेन ही ना कर पाए। लाइफ सस्टेन करने के लिए जरूरी है ये केमिकल रिएक्शन बहुत स्पीड से होने चाहिए। उसके लिए फिर हम देखते हैं हमारे पास स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं जिन्हें आप एंजाइम्स कहते हो। एंजाइम क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, यानी कि ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट नहीं है, वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में होते हैं, ये है लिविंग एनवायरनमेंट में। इसलिए आप इन्हें कहते हो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कर क्या रहे हैं? जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं। और मजे की बात है कि इस रिएक्शन के दौरान ये खुद यूज नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। आप इस्तेमाल करते हो, रिएक्शन खत्म होता है, एंजाइम दोबारा अवेलेबल होते हैं, तो आप इन्हें बार बार यूज कर सकते हो। सबसे पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी स्टैट एमसीक्यूज के लिए हमें पता होना चाहिए, डब्ल्यू कोहन ने 1878 में यूज की थी। इसका मतलब होता है इन लिविंग, ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कैटलिस्ट का कंसेप्ट था ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड था, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में था। हमारे पास एंजाइम से जो कैटालिसिस होती है, ये सेल के अंदर मौजूद तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसमें आप देखते हो हर रिएक्शन को एंजाइम चाहिए होता है जो उस पाथवे के अंदर मौजूद तमाम रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन इतने स्लो हो कि लाइफ मेंटेन ना हो पाए। अब जितने भी एंजाइम्स हैं ना, एक वक्त में हम कहते थे ये तमाम एंजाइम असल में प्रोटीन्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हर वो चीज जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन हो। एंजाइम तो है लेकिन प्रोटीन ना हो। फिर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आई। वो जो एक्सेप्शंस थी ना, ऐसे एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं लेकिन प्रोटीन भी नहीं है, हमने फिर इन्हें नाम दिया राइबोजाइम। तो ये फिर क्या है अगर ये प्रोटीन नहीं है? स्ट्रक्चर से हमें आइडिया हुआ कि ये असल में आपके पास आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे
हमारे पास एक आरएनए एंजाइम है, यानी कि राइबोजाइम है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। स्ट्रक्चरली ये आरएनए है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। किस केमिकल रिएक्शन को? ये जब प्रोटीन बन रही होती है तो उस दौरान अमाइनो एसिड में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, उसको ये कैटालाइज करता है। और जरा सा याद करो, क्या हम पीछे नहीं पढ़ चुके चैप्टर 2 के एंड पे कि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम का हिस्सा है, वो अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड में अपना रोल प्ले करते हैं। तो वही आपके पास जो आरएनए है, जब वो कैटालिसिस करवा रहा है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बना रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है? राइबोजाइम है। ठीक हो गया। तो अब मेजरली चूंकि हमारे पास एंजाइम प्रोटीन्स की हैं, हम उसको आगे लेकर चलने लगे हैं। वो जो एक्सेप्शन थी उसे डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम जो मेजर एंजाइम है, मेजर एंजाइम्स है, मेजर कैटेगरी है, उसको कवर करते हैं। हमारे पास एंजाइम कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। बहुत से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर एंजाइम बनाते हैं। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल करते हैं, ताकि इनकी कॉइलिंग से एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बन जाए। वो जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है तब एंजाइम जो है वो फंक्शनल होता है और अपना काम करता है। अब एंजाइम ने जब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो वो किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ना, ताकि वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। वो जो केमिकल है जिसके साथ एंजाइम एक्ट करता है, इसे आप बोलते हो सबस्ट्रेट। ठीक है, जिसे आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट भी कहते हो, यहां हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम आपके पास 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स का बना है, मतलब ये एक लार्ज प्रोटीन है। लार्ज हम कह रहे हैं इसे सबस्ट्रेट के तनासुब से, कि सबस्ट्रेट की निस्बत ये बड़ा है, लेकिन आपके पास सबस्ट्रेट तो बहुत छोटा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा एंजाइम जो है ना, वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए नहीं चाहिए। एंजाइम का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए जो इस लो मॉलिक्यूलर वेट सबस्ट्रेट को अपने साथ एक्ट करवा सके। वो जो आपके पास कुछ अमाइनो एसिड का हिस्सा है, यही असल में कैटालिसिस करवाता है। सारा एंजाइम कैटालिसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हमें एंजाइम का बस ओवरऑल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, और वो जो कुछ अमाइनो एसिड है हमें वो चाहिए जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। ये जो आपके पास चंद अमाइनो एसिड्स की वजह से स्ट्रक्चर बनता है ना एंजाइम पे, जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, हम फिर इसे कहते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट। हमारे एसएलओ में भी एक्टिव साइट के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, तो पहले हमने एक्टिव साइट को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें इसके कंपोनेंट्स की समझ आएगी। पूरे एंजाइम में चंद अमाइनो एसिड जो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप करवा रहे हैं, वो मिलके एक्टिव साइट बना रहे हैं। कहते हैं ये एंजाइम का एक स्पेसिफिक हिस्सा है, पार्ट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है ना, ये बड़ी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक से मतलब है आपके पास इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो हिस्से नजर आएंगे। एक को आप बाइंडिंग साइट कहते हो, दूसरे को कैटालिटिक साइट। हमें नाम ही इसका फंक्शन बताता है। बाइंडिंग साइट एंजाइम की वो साइट होती है जो दो काम करती है। एक तो ये सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करती है, अभी बताया ना, एक्टिव साइट स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी रैंडम सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ने ही एक्टिव साइट पे बाइंड करना है, और एक्टिव साइट का वो हिस्सा जो उस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो है बाइंडिंग साइट। और दूसरा काम इसने क्या करना है कि जब पहचान लिया कि कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड होगा, तो फिर उसको बाइंड भी करना होता है। ये जो बाइंडिंग सबस्ट्रेट है, रिकॉग्निशन भी और बाइंडिंग भी, ये दोनों काम बाइंडिंग साइट करती है। जब आपके पास सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तब हम देखते हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इस पे मौजूद सेकंड कंपोनेंट कैटालिटिक साइट, ये एक्टिव हो जाती है। जब तक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं किया होता, ये इनएक्टिव रहती है। ये तभी एक्टिव होती है जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है, और ये फिर क्या करती है? कैटालिसिस करवाती है। कैटालिसिस से मतलब है सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है, उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। लेकिन कैसे? पहले एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपके पास
प्रोडक्ट बनता है। ये देखो, ये बुक के अंदर एक डायग्राम यूज की गई है। हमारे पास आ रहा है सबस्ट्रेट जो कि बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, और एक्टिव साइट पे भी कहां बाइंड करेगा, उसकी बाइंडिंग साइट ये, और ये वो रीजन है जो कैटालिटिक साइट है। ये जब एक्टिवेट होगा तो ये आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात हमें बताई जा रही है कि ज्यादातर जो एंजाइम है ना, जब आप इनकी बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट को देखते हो तो ये ओवरलैप की होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा बाइंडिंग साइड है वो अलग पड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा कैटालिटिक साइट है वो अलग पड़ा हुआ है। ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, इकट्ठे ही आपके पास पड़े हैं। वही अमीनो एसिड्स हैं जो बाइंडिंग साइट के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं और कैटालिटिक साइट के तौर पे भी। इसका मतलब यह है कि जो सबस्ट्रेट है ना, वो फिर एंजाइम की सेम साइड पे, सेम एरिया पे ही बाइंड करता है, और वहीं पे आप देखते हो जहां बाइंड करता है वहीं उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट ओवरलैप कर रहे हैं। अब अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और ये कैटालिसिस करवाता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि एंजाइम अकेला काफी नहीं होता। अक्सर एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें अपने साथ एक और कंपोनेंट चाहिए होता है, वो कंपोनेंट एंजाइम के साथ मिलता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट जो इन्हें चाहिए वो नॉन प्रोटीन होते हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत से एंजाइम जो है या सम एंजाइम जो है, इन्हें अपना काम करने के लिए, कैटालिटिक एक्टिविटी करने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी चाहिए होते हैं। वो जो हमारा सेकंड एस्टेल था, हम उसकी तरफ आ रहे हैं, और इन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। तो एंजाइम और कोफैक्टर मिलके कैटालिसिस करवा रहे हैं। एंजाइम है प्रोटीन, कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन। कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि कोएंजाइम कोफैक्टर बाइंड करते हैं, ये अक्सर हम देखते हैं रिएक्शंस में हिस्सा भी ले रहा होता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम होता है जो कोफैक्टर की मौजूदगी में ही एक्टिव होता है और काम करता है, अगर कोफैक्टर को निकाल दो तो ये एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है और अपना काम नहीं करता। इसे हम कहते हैं एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या है? वो एंजाइम है जो इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि उसका जो कोफैक्टर है ना, वो उसके साथ अटैच नहीं है। लेकिन आप जैसे ही एपोएंजाइम को उसके कोफैक्टर के साथ मिलाते हो, वो एक्टिव हो जाता है। इस एक्टिव एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो, हमारा एंजाइम है जो अकेले फंक्शनल नहीं है, इनएक्टिव है। हमने कहा ये एपोएंजाइम है। जब इसके साथ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर आके बाइंड किया, तब ये हो गया एक्टिव। हमने इसे नाम दे दिया होलो एंजाइम। अब इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने पहला एसएलओ जो है वो कवर कर लिए, दूसरे एसएलओ को स्टार्ट किया। कल इंशाल्लाह यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है, उस पर आप एडवांस प्रैक्टिस करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।